नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैथ हो, रीजनिंग हो या हिंदी हो, जब भी मैं कोई वीडियो बना रहा होता हूं दोस्तों, तो मेरा पहला प्रयास ये रहता है कि वीडियो अपेक्षाकृत छोटी हो, वीडियो का कंटेंट बेहतरीन हो, एग्जाम्पल एकदम सटीक हो और भाषा एकदम सरल हो। ये मेरा प्रयास दोस्तों हमेशा रहता है। मैं हर उस पॉइंट को छूं जो एग्जाम में पूछा जाता है, और उस पॉइंट पे बात करूं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और किसी भी पॉइंट पर अनावश्यक समय भी मैं वेस्ट ना करूं। ठीक है दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करना आपके साथ चाहता हूं। ठीक है, आज इसी प्रयास में हिंदी की हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं और आज के टॉपिक का नाम है विराम चिन्ह। ठीक है दोस्तों, आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे और जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन इससे हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है मित्रों, विराम चिन्ह का प्रयोग विशेष तौर से पत्र लेखन और वाक्य शुद्धिकरण में होता है दोस्तों। ठीक है, एक एक करके मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। श्री गुरु कामता प्रसाद जी के हिसाब से हिंदी में 20 विराम चिन्ह हैं। उन्होंने 20 विराम चिन्ह बताए दोस्तों। हालांकि इनमें से 14 या 15 का ज़्यादा उपयोग हिंदी में देखने को मिलता है, जिनका प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं। बाकी गौण विराम चिन्ह हैं जिनका प्रयोग या तो कम होता है या ना के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछा जाएगा कि बताइए विराम का क्या अर्थ है या विराम चिन्ह क्या है। तो दोस्तों, अपने भावों, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, अपने भावों या अपने विचारों को प्रकट करने के लिए वाक्य के अंत में या वाक्य के मध्य में जो हम चिन्ह लगाते हैं दोस्तों, ठीक है, उसको विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ क्या है? विराम का शाब्दिक अर्थ समझिए। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। ठीक है दोस्तों, वो रुकना अल्प समय के लिए भी हो सकता है, ठीक, अल्प समय से थोड़ा अधिक समय के लिए भी हो सकता है, और पूर्ण रूप से रुकना भी हो सकता है। तो विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। प्रश्न आएगा, श्री गुरु कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है दोस्तों। कितनी है? 20 है। ठीक, दूसरा आएगा कि हिंदी का प्राचीनतम चिन्ह क्या है? तो हिंदी का सबसे पुराना प्राचीनतम चिन्ह है पूर्ण विराम। हालांकि कामता प्रसाद गुरु जी तो ये मानते हैं कि पूर्ण विराम को छोड़ते हुए सारे के सारे विराम चिन्ह इंग्लिश से लिए गए हैं दोस्तों, उनका ये मानना है। ठीक है, तो उनके हिसाब से सबसे पूर्ण विराम चिन्ह, सबसे पुराना विराम चिन्ह पूर्ण विराम चिन्ह होता है। ठीक है, इसका मुख्य उपयोग जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पत्र लेखन में और वाक्य शुद्धिकरण में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, वहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ इसकी बातें, जो बेसिक बातें थी। आप एक करके, ज़्यादा टाइम हम ना वेस्ट करते हुए एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह हैं उनके बारे में पढ़ते हैं मित्रों। तो मैं लिखता हूँ कुछ विराम चिन्हों के बारे में। ठीक है दोस्तों, मैंने सबसे महत्वपूर्ण विराम चिन्ह अल्प विराम चिन्ह का सबसे पहले लिखा है दोस्तों। उसके बाद लिखा है मैंने अर्ध विराम चिन्ह। चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अल्प विराम चिन्ह का देखते हैं हम हिंदी में सर्वाधिक उपयोग है। ठीक है, हालांकि इसके समतुल्य पूर्ण विराम का भी उपयोग है, वो भी बहुत जगह लगता है। ठीक है दोस्तों, विस्मयाबोधक और प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर अल्प पूर्ण विराम और उसके बाद अल्प विराम भी हम बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। तो दोस्तों देखिए, अल्प विराम कहाँ कहाँ लगता है। तो देखिए, दो संज्ञाओं, दो विशेषणों और दो क्रियाओं के मध्य हमेशा अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसके अलावा दोस्तों, मैथमेटिक्स में जब हम संख्याओं को क्रमबद्ध लिख रहे हों, संख्याओं के एक के बाद एक, 2 3 4 5 6 किसी को इस बारे में बता रहे हों, तो भी हम कोमा लगाते हैं। वाक्यों की शुरुआत हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः आदि से हो रही हो दोस्तों, तब भी हम क्या लगाते हैं? उनके बीच अल्प विराम का प्रयोग हम करते हैं। तो देखिए, एग्जाम से हमें पूछा जा सकता है कि अल्प विराम का चिन्ह बताइए। तो 4 विकल्पों में से दोस्तों अल्प विराम के इस चिन्ह पर हमें टिक करके अपना मार्क्स बनाना होगा। तो अल्प विराम का ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी चिन्हों को हमें याद रखना पड़ेगा। कौन सा चिन्ह अल्प विराम का है, कौन सा अर्ध विराम का है, कौन सा पूर्ण विराम का है, कौन सा उद्धरण चिन्ह है, कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है, कौन सा विस्मयबोधक है। सबको एक एक करके आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। बस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो का कंटेंट मैं बेहतरीन रखने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए आज सब कुछ इनके बारे में पढ़ते हैं, जो भी एग्जाम के लिए जरूरी है वो हर बात यहां पर आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, दो संज्ञाओं के बीच कैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई थे। देखिए ये सब क्या संज्ञाएं हैं, इनके चारों के बीच हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। मोहन बहुत ही सुंदर, सुशील, गुणवान लड़का है। देखिए ये क्या है? ये विशेषताएं हैं, यानी कि विशेषण हैं ये। ठीक है दोस्तों, इनके बीच भी हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। वे दोनों एक साथ खाते, पीते, पढ़ते, लिखते
ठीक है, नहाते धोते हैं, जैसे भी दोस्तों क्रियाएं आती गई हम सबके बीच अल्पविराम का प्रयोग करते गए। उसके अलावा संख्याएं यदि आती हैं दोस्तों तो उनके बीच भी हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। और वाक्य हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः से कोई वाक्य की शुरुआत हो रही हो तो इनके तुरंत बाद हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हाँ लिख सकता हूँ, यानी कि मैं छुपा है, मैं का काम यहाँ से हो रहा, हाँ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, नहीं यह काम हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी हमने अल्पविराम का प्रयोग किया। चलिए अब आते हैं अर्धविराम पर। अब आते हैं दोस्तों अर्धविराम पर। अर्धविराम क्या है, ठीक है, हालांकि अब ये कुछ अप्रचलित हो गया है दोस्तों। अभी इसका प्रयोग, इसके ऑप्शन, इसकी जगह अल्टरनेट यही है कि हम अर्धविराम की जगह भी अल्पविराम का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्धविराम का चिन्ह बताएं निम्न में से कौन सा है। तो अर्धविराम के लिए कि ये पहले पॉइंट बिंदु और इसके नीचे अल्पविराम का चिन्ह बना है। तो दोस्तों ये अर्धविराम का चिन्ह आपको याद होना चाहिए कि ऐसे ऐसे बनता है। अर्धविराम क्या है दोस्तों, जब हम किसी वाक्यों को पढ़ते समय अल्पविराम से कुछ ज़्यादा समय तक रुकें और पूर्ण विराम से कुछ कम समय तक रुकें तो वहाँ पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, अल्पविराम से कुछ ज़्यादा ठहरें और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरें हम, तो वहाँ पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। देखिए इसके बारे में भी क्या है, जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, यानी कि एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में समाहित हो, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो, तो दोस्तों ऐसे में हम वहाँ पर अर्धविराम प्रयोग लगाते हैं। इसके अलावा देखो, जब खंड वाक्य का शुरुआत, जब भी कोई किसी खंड वाक्य का आरंभ लेकिन, किंतु, मगर, परंतु, लेकिन, फिर भी आदि से हुआ हो। अब खंड, ये शब्द वाक्य की शुरुआत में तो आते नहीं, जुड़ेंगे। खंड वाक्य मतलब अलग अलग खंड है, उनको एक जगह जोड़ने के लिए इनका प्रयोग होता है। तो दोस्तों इनसे पहले भी लेकिन, किंतु, मगर, परंतु, ठीक है, ये मैंने शायद डबल बार लिख दिया, और फिर भी आदि का प्रयोग यहाँ, ठीक है, इसमें देखते हैं हम जब भी यहाँ होता है इनसे पहले हम अर्धविराम का प्रयोग लगाते हैं। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं एक करके, ठीक। किसी की डिग्री बतानी हो तब भी हम दो डिग्रियों को एक साथ कनेक्ट करते समय उनके बीच में अर्धविराम लगाते हैं। चलिए समझते हैं मित्र। मैंने वहाँ जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं सका, ठीक। जब सेंटेंस को जोड़ना हो लेकिन से तो वही बात आई ना, लेकिन, किंतु, मगर, परंतु, फिर भी, ठीक है ना, आदि शब्द यहाँ पर आते हैं। एक शब्द कोई और छोटा है दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ, लीजिए आपको। इसलिए यहाँ पर क्या है, मैं एक बार चेंज करना चाहूँगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है हमारे लिए, तो मैं इसलिए यहाँ पर चेंज करना चाहूँगा। छूट गया था मुझसे इसलिए, क्योंकि लेकिन डबल, तो लेकिन, किंतु, मगर, परंतु, इसलिए, फिर भी आदि शब्दों से जब किसी खंड वाक्य की शुरुआत हो तो इससे पहले भी हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में शुद्धिकरण में हमारे लिए आ सकता है दोस्तों, याद रखना इस बात को। मैंने, चलिए, पहला सेंटेंस लिखा, पहला उदाहरण लिखा है इसका, मैंने वहाँ जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं सका। देखिए दोस्तों, लेकिन से पहले अर्धविराम का प्रयोग मैंने किया। दूसरा है, बारिश होती रही फिर भी मैं चलता रहा। बारिश होती रही फिर भी मैं चलता रहा, ठीक है दोस्तों, फिर भी सेंटेंस आ गया, बीच में फिर भी आ गया, तो फिर भी से पहले हमने अर्धविराम का प्रयोग किया, यानी कि ये फिर भी मैं चलता रहा, इसका मतलब ये वाक्य पहले वाक्य पर डिपेंड था, ठीक है। इसका ये लग रहा था, इसको समझते पढ़ते समय हम देख रहे थे कि हाँ इसका अर्थ कहीं दूसरी जगह भी है। तो बारिश चलती रही, फिर होती रही, फिर भी मैच चलता रहा, इसमें फिर भी शब्द भी आया था। दूसरी बात, सूर्य उगा चिड़िया चहकी। सूर्य उगा चिड़िया चहकी। चिड़िया चहकी कब चहकी, जब सूर्य उगा, ठीक है दोस्तों। सूर्य उगने के बाद क्या हुआ, चिड़िया चहकी। एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट है दोस्तों, सेंटेंस एक दूसरे पर समाहित है इनका, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो सूर्य उगा चिड़िया चहकी, ये बात जो हमने लिखा है, एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा जब MA BEd लिख रहे हो तो MA के बाद आप अर्धविराम लगाएं और BEd लिख दें। जब आप MA PhD, कोई आपको डिग्री अपनी बता रहा है या आप किसी को बता रहे हो MA PhD, ठीक है दोस्तों, BSc BEd आप किसी को बता रहे हो, MA MPhil किसी को बता रहे हो, तब इनके बीच भी आप क्या लगाएंगे, अर्धविराम का चिन्ह लगाएंगे। क्या दोनों, हमारे पॉइंट टू पॉइंट हमने बात की, क्या दोनों चिन्हों के बारे में आप विस्तार से जान पाए कि एग्जाम में कभी अल्पविराम, पूर्ण विराम, अल्पविराम और अर्धविराम के बारे में आया तो आप बता पाएंगे ना दोस्तों, और बता पाएंगे कि कहाँ अल्पविराम लगता है और कहाँ अर्धविराम लगता है। चलिए मैं अगले विराम चिन्ह के बारे में आपको बताता हूँ। चलो दोस्तों, अब अगले विराम चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। अगला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी का है। किसी भी वाक्य के अंत में यदि प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयबोधक चिन्ह ना होना दोस्तों तो 100% पूर्ण विराम है, ठीक है मित्र। एक डंडा खींचा है पूर्ण विराम का। इस चिन्ह के बारे में भी हमें जानकारी, प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में भी जानकारी हो, विस्मयबोधक चिन्ह के बारे में भी हमें जानकारी, चिन्ह बनाना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए कि किस विराम चिन्ह का चिन्ह है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो पूर्ण विराम के बारे में आप जानते हो, हिंदी का सबसे प्राचीनतम चिन्ह है, ठीक है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने भी कहा कि भाई
इस पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़ते बाकी सभी अंग्रेजी से लिए गए हैं मानते हैं वो। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग इसका होता है। और किसी भी वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम चिन्ह लगता है, हम सबको पता है, सबसे आसान है ये, ठीक है। मोहन स्कूल चला गया है, पूर्ण विराम। मोहन स्कूल जा चुका है, पूर्ण विराम। उसने खाना खा लिया है, पूर्ण विराम। वर्षा हो चुकी है, पूर्ण विराम। ठीक दोस्तों, कुछ भी काम फिनिश हुआ हो तो उसके अंत में पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह सब इससे भी परिचित हैं, सब इसके बारे में भी जानते हैं दोस्तों। किसी वाक्य को यदि प्रश्नवाचक के अंदाज में पूछा जाए, फिर ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य जितने भी, जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे होते हैं तो हम लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं दोस्तों। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे उदाहरण, तुम क्या कर रहे हो, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। वह कहाँ जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। यह कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुमने यह क्या कर दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो जब भी हम किसी को प्रश्न के भाव में कोई वाक्य उसके सामने रख रहे हों, ठीक, तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है दोस्तों। यहाँ पर हम पूर्ण विराम नहीं लगाते। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में छोटी सी परिभाषा, छोटे से एग्जाम्पल हैं, सब जानते हैं आप, ठीक है। तो और जो आगे इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है दोस्तों विस्मयाबोधक। विस्मयाबोधक चिन्ह क्या होता है, विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, दुख, उल्लास, घृणा आदि का बोध कराने के लिए जब वाक्य को कह रहे हों तब विस्मयाबोधक, एक डॉट लाइन प्लस एक अंत में उसके नीचे डॉट का प्रयोग करते हैं, इसको विस्मयाबोधक। विस्मय, घृणा, दुख, उल्लास, हर्ष आदि का जब भाव किसी वाक्य में हो तो उसके शुरुआत में या अंत में हम विस्मयाबोधक चिन्ह लगाते हैं दोस्तों। जैसे मैंने लिखा है उदाहरण, वाह तुम जीत गए। एक हर्ष के साथ ये सेंटेंस कहा जा रहा है, तो कैसे कहा, वाह तुम जीत गए। लास्ट में पूर्ण विराम भी लगाएंगे दोस्तों, लास्ट में हम पूर्ण विराम भी लगा देंगे, ठीक। तो वाह के बाद तुरंत हमने क्या लगाया दोस्तों, विस्मयाबोधक चिन्ह। उसके बाद अगला उदाहरण है, हाय अब मैं क्या करूं। ये दुख के साथ कहा जा रहा है, कुछ बहुत बड़ा लॉस किसी बात में हुआ है, तो इसने कहा हाय अब मैं क्या करूं। तो हाय के बाद भी आपने विस्मयाबोधक चिन्ह लगाया दोस्तों, ठीक है। उदाहरण, अरे वह मर गया, इसमें भी दुख की बात है दोस्तों। तो अरे के बाद कोमा अल्प विराम लगाया दोस्तों, वह मर गया सेंटेंस के बाद हमने क्या, किसका प्रयोग किया, विस्मयाबोधक चिन्ह का प्रयोग किया। तो ये तीन भी आपको क्लियर हुए, आई होप। चलिए दोस्तों अगले विराम चिन्ह लिखते हैं। अगले विराम चिन्ह के बारे में देखिए दोस्तों। अगला विराम चिन्ह है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं इसको, अवतरण चिन्ह भी कहते हैं दोस्तों। इसका निशान ये है, डबल के साथ भी और ये इस तरीके से सिंगल भी हो सकता है। तो किसी और के वाक्य या किसी और के कथन या किसी और के शब्दों को ज्यों का त्यों रखने पर, उसमें कोई चेंज ना किए जाए, ज्यों का त्यों रखने के लिए हम उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसी के भी दूसरे के बोली गई बोली, कथन, ठीक है, उसके द्वारा कहा गया कोई प्रचलित वाक्य या शब्द, तो हम उनको ऐसा का ऐसा ही रखें, तो वहाँ पर हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं मित्रों। जैसे इसका उदाहरण है, तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहा भाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको उद्धरण चिन्ह के बीच, इसके शुरुआत में भी और अंत में भी हमने उद्धरण चिन्ह लगाया, क्योंकि ये, ठीक है ना दोस्तों, ये लाइन किसकी है, ये तुलसीदास जी की है और इनको ऐसा कैसे ही हमने आपके सामने रखा है। तो ये क्या, किसका उदाहरण हो गया, किसके बीच लिखा गया, इसको क्या चिन्ह लगाए गए, उद्धरण चिन्ह। दूसरा उदाहरण क्या है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस। तुलसीदास चरित रामचरितमानस एक, ठीक है, एक बहुत अच्छी विधा है, या जैसे भी पूरा सेंटेंस। तो कुल मिलाकर हमने रामचरितमानस, जो भी सेंटेंस आगे को हो, ठीक है, पहले रामचरितमानस को हमें हाईलाइट करना था, इसको अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह के बारे में दोस्तों हमें लिखना था। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आए, आप इस बात को भी समझे, उद्धरण चिन्ह अवतरण के बारे में भी समझे। चलिए अगला चिन्ह देखते हैं। चिन्ह देखिए, तो अगला चिन्ह है भाई योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो योजक चिन्ह क्या है दोस्तों, योजक चिन्ह विपरीत शब्दों, समानार्थी शब्दों, युग्म शब्दों, ठीक है, या खासतौर से द्वंद्व समास के बीच जो योजक चिन्ह लगता है, छोटा सा चिन्ह लगता है, उसको योजक चिन्ह कहते हैं मित्रों, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, योजक चिन्ह, ठीक है। देखिए मैंने लिखा है साफ साफ, इसका स्क्रीनशॉट आप बाद में ले सकते हैं। तो विपरीत शब्दों, समानार्थी शब्दों और युग्म शब्दों के मध्य, जो युग्म शब्द होते हैं उनके मध्य इसका प्रयोग होता है। जैसे लाभ हानि, ये विपरीत शब्द हैं, विपरीत अर्थ शब्द हैं। जय पराजय विपरीत शब्द हैं। कपड़ा लत्ता समानार्थी शब्द हैं। धन दौलत समानार्थी शब्द हैं। रुपया पैसा समानार्थी शब्द हैं। और साथ साथ दिन दिन, रात रात, इस तरीके के शब्दों के मध्य भी हम योजक चिन्ह लगाते हैं दोस्तों।
तो इसका प्रयोग भी आप समझे, ठीक है। इस तरीके से इसका प्रयोग होता है, आसान है इसको करना भी। अब आते हैं हम निर्देशक चिन्ह, जिसको हम डैश कहते हैं, ठीक है मित्रों। चलिए, तो यह क्या है, ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। और इसकी क्या खास बात है मित्रों, किसी के कही बात को दर्शाना, ठीक है, आपसी संवाद, एक दूसरे के बीच जो वार्तालाप होती है 2 या 3 व्यक्तियों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में, उस इस सेंटेंस से पहले ये डैश का निशान लगाते हैं, निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। और यदि हम किसी सूची को पढ़ रहे होते हैं उससे पहले भी हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। दोस्तों यही सारी बातें मैंने लिखी भी है कि यह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, किसी की कही बात को दर्शाना, संवादों को लिखने के लिए सूची पढ़ने से पहले या किसी सूची को लिखने से पहले भी हम इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, उदाहरण। सबसे पहले संवाद की बात करते हैं। रमेश ने कहा तुम कहाँ रहते हो, तो रमेश डैश तुम कहाँ रहते हो। मोहन ने कहा, मोहन डैश लगाते, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। उदाहरण, गांधी जी ने कहा, किसी का स्टेटमेंट भी उसी के शब्दों में लिखना। गांधी जी ने कहा, जो किसी की कही बात को हिंसा मत करो, ठीक है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक। आगे देखो, उदाहरण के लिए अभी सूची लिस्ट पढ़ रहे हैं, सफल होने वाले छात्रों के नाम। किस तरीके से, सूची से पहले, सूची के बाद में ये डैश करो। इन नामों के पढ़ने के पहले एक डैश लगाएंगे, लिखने से पहले एक डैश लगाएंगे, जिसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं, ठीक है ना। राम, श्याम, मोहन, मुकेश, ठीक है, या लड़कियों के नाम जैसे भी छात्रों के नाम आदि करके हमने लिख दिया। तो आई होप योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह के बारे में भी आप समझ पाए। चलिए दोस्तों, अगले चिन्ह लिखते हैं। चलो दोस्तों, अगला चिन्ह देखते हैं। अगला चिन्ह है कोष्टक, ठीक है। आप सब जानते हैं कोष्टक का मतलब ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी 3 तरीके के, छोटा ब्रैकेट, मंझिला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इसमें क्या दोस्तों, वाक्य के बीच में शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, वाक्य में कुछ बोल रहे हैं हम, कोई शब्द ऐसा है जिसका अर्थ हमें नहीं पता, जिसकी टफ हिंदी है, उसके बारे में हम इजी भाषा में हम नहीं जानते दोस्तों, तब उसको ब्रैकेट में लिख के हम उसका अर्थ समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे, मैं आपकी सामर्थ्य, ब्रैकेट में क्या लिखा हमने, शक्ति को जानता हूँ। मैं आपकी सामर्थ्य का मतलब सब लोग अगर ना जानते हो, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट ना जानता हो, तो हमने क्या लिख दिया ब्रैकेट में, शक्ति। मैं आपकी सामर्थ्य शक्ति को जानता हूँ। और अब एक संवाद है, संवाद में, ठीक है, इस कोई लक्ष्य मेघनाथ का रोल प्ले कर रहा होता, तो कैसे, मेघनाथ कुछ आगे बढ़कर, कुछ आगे, ब्रैकेट में उसको समझाया गया था ऐसा, तो वो क्या करते हैं, कुछ आगे बढ़कर क्या कहते हैं, लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ, लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ दोस्तों। तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं, ब्रैकेट में लिखकर समझाते हैं, ठीक है। उनको संवाद लिखते समय ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, ठीक। तो इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए, यहाँ पर शक्ति लिखने के लिए। और जैसे, और इन ब्रैकेट का यूज़ कहाँ होता है, मैथमेटिक्स में होता है दोस्तों। x की घात 2, फिर मंझला ब्रैकेट की घात 3, फिर बड़े ब्रैकेट की घात 4, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते ही हैं, ठीक है मित्रों। अगला आता है दोस्तों, हंस पद या त्रुटि बोधक, हंस पद या त्रुटि बोधक, ठीक। जब किसी सेंटेंस को हम लिख रहे होते हैं, जब किसी वाक्य को हम लिख रहे होते हैं दोस्तों, पढ़ते समय तो नहीं छूटता, पढ़ते समय तो आप दोबारा बोल देंगे, जब लिखते समय किसी सेंटेंस को कोई शब्द बीच में छूट जाए तो वाक्य के मध्य में आप ये हंस पद का निशान, आपको पता भी होना चाहिए पहचान इनकी, हंस पद का निशान ये होता है। तो वाक्य के मध्य में उसी जगह बीच में ये पद लगाकर उस जगह को ऊपर लिख दें, उस छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख दें, इसको हंस पद कहते हैं दोस्तों। और इसका प्रयोग देखिए, लिखा है, जब किसी वाक्य को लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो हंस पद का प्रयोग होता है या त्रुटि बोधक का चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हमने लिखा, इसका उदाहरण से समझिए इस बात को, मोहन बहुत लड़का है, ये लिखा गया, तो सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा, इसका भाव स्पष्ट नहीं हो रहा, तो क्या लिखना चाह रहे थे हम, मोहन बहुत अच्छा लड़का है। तो वाक्य के मध्य में हमने उसी जगह हंस पद का निशान लगाया और उस ऊपर दोस्तों अच्छा लिख दिया। जैसे, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, तो बात स्पष्ट नहीं हो रही ना, तो हमने हंस पद का निशान लगाया और उसके ऊपर लिख दिया जन्म सिद्ध, तो स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस प्रकार ये कोष्टक और हंस पद त्रुटि बोधक चिन्ह को भी आप समझ पाए। चलो जल्दी से अगले चिन्ह को भी देख लेते हैं। अगला विराम चिन्ह देखिए दोस्तों, अगला विराम चिन्ह है रेखांकन चिन्ह, यानी कि नीचे अंडरलाइन करना। देखिए कि इसका सिंबल ये है, नीचे लाइन, सब किसी सेंटेंस के, किसी शब्द के, किसी वाक्य के, किसी पद के नीचे लाइन खींचकर उसको अंडरलाइन करना, उसको विशेष दर्शाना दोस्तों रेखांकित
रेखांकन चिन्ह कहलाता है। देखिए जैसे वाक्य में महत्वपूर्ण पद या शब्द को रेखांकित कर दिया जाता है, ये इसकी खास बात है। देखिए दोस्तों उदाहरण इसका गोदान प्रेमचंद्र जी का मुख्य उपन्यास है। ठीक है, तो हमने गोदान को क्या कर दिया, अंडरलाइन, यानी कि इसको रेखांकित कर दिया, नीचे इसको रेखांकित कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। तो यही रेखांकन का चित्र है दोस्तों। ठीक है, आप इसके बारे में जानते हो, अंडरलाइन करना, उसको हाईलाइट करना, उसको विशेष दिखाना उस वाक्य के अंदर, ये होता है रेखांकन चिन्ह। ठीक है, अगला आता है लाघव चिन्ह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिंबल भी आपको याद होना चाहिए, इसका प्रतीक आपको याद होना चाहिए, चिन्ह पता होना चाहिए। लाघव का मतलब होता है वाक्य के भीतर, ठीक है, किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखना, छोटे रूप में लिखना दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, उसको वहाँ पर हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, हम डॉक्टर को डा बना के ये लगा देते हैं, प्रोफेसर में प्रो बना के हम लाघव चिन्ह लगा देते हैं, जीरो बना देते हैं छोटा सा, पंडित में हम पै बना के जीरो बना देते हैं, उत्तर प्रदेश में ऊ और प्रे में निकाल के हम उत्तर प्रदेश करते हैं, कृपा पन्ना उलटिए। तो ये क्या है, लाघव चिन्ह है। ठीक है, बड़े शब्दों को संक्षिप्त रखने के लिए इसका प्रयोग होता है दोस्तों। चलिए अगला चिन्ह है लोप चिन्ह। अगला चिन्ह है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है, डैश 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 या प्लस 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 प्लस, यानी कि वाक्य को शुरुआती कुछ शब्द लिखने के बाद डैश डैश करके अंतिम शब्द लिखना, यानी कि ये सिरे से आगे तक जारी है। इसमें लिखा है जब किसी वाक्य का कुछ अंश छोड़कर लिखा जाता है, जैसे हिंदी में हम लिखा करते हैं संकेत, संदर्भ, व्याख्या, तो संकेत में लिखने के बाद पहली दो शब्द लिखने के बाद अंतिम शब्द लिखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, यदि मैं डैश 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 या डॉट 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 जाऊँ, तो दोस्तों ये का चिन्ह है, ये लोप चिन्ह है। मतलब यहाँ का जो स्टेटमेंट है, यहाँ के जो शब्द हैं वो छुपे हुए हैं, इसको लोप चिन्ह के जरिए दिखाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में 1 + 2 + 3 + 4 ये 100 तक जोड़ना है, तो हम ऐसे थोड़ा लिखेंगे, बहुत दूर तक लिखा जाएगा, बहुत सारा समय लग जाएगा। तो हम 1 + 2 + 3 डॉट 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 या प्लस 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 फिर डॉट 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 100 तक लिख देते हैं, और इसका मतलब भी यही समझा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला विराम चिन्ह देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला चिन्ह देखिएगा। अगला चिन्ह है वितरण चिन्ह। वितरण चिन्ह क्या होता है, देखिए किसी वस्तु की व्याख्या या विवेचना करना, किसी वस्तु की व्याख्या विवेचना करना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए या उसको सविस्तार वर्णन करना, या उसका सविस्तार वर्णन करने के लिए वितरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये वितरण चिन्ह है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके उदाहरण क्या हैं, आम के निम्न फायदे हैं, यहाँ पर वितरण चिन्ह लगाया और आगे फायदे लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण क्या है, संज्ञा के 3 भेद हैं, आगे संज्ञा के 3 भेद दिखा दीजिएगा। तो ये वितरण चिन्ह लगा के संज्ञा के तीनों भेदों के बारे में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये होता है वितरण चिन्ह के बारे में। ठीक है, आगे दोस्तों मैं इसके जितने भी महत्वपूर्ण चिन्ह हैं वो मैंने बताने की कोशिश की। आगे इसके गौण विराम चिन्ह हैं, ठीक है, उनका ज़्यादा महत्व नहीं, वो एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने महत्वपूर्ण चिन्हों के बारे में दोस्तों यहाँ पर चर्चा की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई और ये चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ आई दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और अपने सुझाव वीडियो क्वालिटी को लेकर, ठीक है दोस्तों, वॉइस को लेकर या जो भी कुछ वीडियो के कंटेंट को लेकर आपके सुझाव हो, प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मैं अगली वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ, तब तक जय हिंद।